Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss the preliminary exam paper of हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2024। देखिए अभी 3 मार्च 2024 को फॉर द ईयर 23 एंड 24 जो है जुडिशरी का प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर जो है कंडक्ट किया गया था, तो आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूज़फुल रहेंगी। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, दिस चैनल विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And देखिए मेरे पास ये बी सीरीज का एग्जाम पेपर है, तो मैं बी सीरीज के अकॉर्डिंग इसको जो है सोल्व कर रहा हूँ। ऑब्वियसली क्वेश्चन इजी थे, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं थे, तो आप भी जो है अपने जो सीरीज है उसमें इजीली उसमें इन आंसर देख सकते हैं, मिला सकते हैं उससे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। कैन अ टेनेंट हु सबलेट्स अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड बी कंसिडर्ड अ लैंडलॉर्ड अंडर द एक्ट 1973? नो, या फिर येस, अ टेनेंट हु सबलेट इज कंसिडर्ड द लैंडलॉर्ड फॉर द सब टेनेंट, या फिर ओनली द टेनेंट हैज द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल लैंडलॉर्ड। तो ये बिल्कुल ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो टेनेंट है वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आता है। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कहाँ पर है? 2C में, 2C ऑफ द हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है अगर कंसेंट है एक्सप्लिसिट और अगर विदाउट कंसेंट आप सबलेट कर देते हो तो दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर इविक्शन इन सेक्शन 13(2)(2). सी इसका आंसर हो जाएगा। Next 2. According to section 11 of Haryana Urban Rent Control Act, when can a person convert a residential building into non-residential building? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। ओनली विद परमिशन इन राइटिंग ऑफ द कंट्रोलर। कंट्रोलर की परमिशन से ही होगा। बी इज द आंसर, सेक्शन ने बता ही दिया है। नेक्स्ट 3. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज a decree under section 2(2) of CPC? Return of plaint for presentation to proper court. रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या डिक्री होता है? डिम डिक्री नो। डिसमिसल ऑफ सूट नो। फॉर डायरेक्टिंग असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट नो। ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एज पर ऑर्डर 7 रूल 11 इट इज ए डीम डिक्री। तो डी इज द आंसर, 2(2) में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज 4. अंडर द लीगल प्रिंसिपल ऑफ कोरम नॉन जुडाइस चूज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट। कोरम नॉन जुडाइस का मतलब क्या होता है? कोर्ट एक्टिंग विदाउट jurisdiction. Okay. A है quorum non judice applies only to criminal cases. No. It signifies that a court is actively exercising its jurisdiction despite procedural irregularity. देखिए jurisdiction तो ठीक है लेकिन procedural irregularity है, तो ये हो गया wrong. फिर is applicable only when there is a unanimous agreement among the parties. No. फिर it denotes that a court is acting without jurisdiction, rendering any decree or judgment issued as null and void. jurisdiction ही नहीं है फिर भी आप उसको एंटरटेन कर रहे हो, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 5. ए सूट में बी डिफीटेड अंडर ऑर्डर 1 रूल 9 ड्यू टू नॉन जेंडर प्रॉपर पार्टी या फिर नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। सी इज द आंसर, सब जानते हैं, रिपीट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज 6. हाउ मेनी schedules वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन? ओरिजिनल देयर वर ओनली 8 schedules, now there are 12 schedules, so D इसका आंसर रहेगा। and this is also a repeat question. Next is 7. Right to property was eliminated from the list of fundamental rights by which one of the following constitutional amendment? अब बताओ क्या ये repeat question नहीं है? बच्चा बच्चा जानता है ये तो। That is 44th amendment. A is the answer. Next is 8. Article 352 of the Indian Constitution deals with, अब देखिए इससे easy question क्या आएगा? नेशनल इमरजेंसी, ऑब्वियसली सी इज द आंसर। स्टेट कितने में है? 356 में। फाइनेंशियल 360 में। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 9. ऑन विच डिड द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेक्स अ स्टेटमेंट इन द हाउस डिक्लेयरिंग जन गण मन एज अ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो कब हुई थी ये? कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में आने से 2 दिन पहले, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 10. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस? देखिए उस टाइम पर कौन थे? वो थे क्लेमेंट एटली। सी इज द आंसर। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट इज 11. द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, नेमली असर्शन एंड रीजन।
assertion है लीडिंग क्वेश्चंस आर जनरली अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, ये रॉन्ग है। कब अलाउ करते हैं? ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 143 में। अब है रीजन, क्रॉस एग्जामिनेशन एम्स टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेसेस टेस्टिमनी एंड अनकवर एनी इनकंसिस्टेंसी। ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ए हो गया फॉल्स, आर इज ट्रू, डी इज द आंसर। अब इन न्यू एविडेंस एक्ट जो साक्ष्य अधिनियम है, कहाँ चला गया है 143? इट इज इन सेक्शन 146। आई थिंक आई कैन नाउ टेल द न्यू प्रोविजंस ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। Next is 12. What does Section 93 of the Indian Evidence Act primarily addresses in relation to documents? Admission to extrinsic evidence, no. Exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document, yes. B is the answer. अगर आप देखेंगे सेक्शन की हेडिंग ही यही है जो बी में लिखा हुआ है, तो बी इसका आंसर हो गया। और अगर आपने कंसेप्चुअली इसको पढ़ा है तो ऑब्वियसली किसके लिए है वो? दैट इज फॉर पेटेंट एम्बिग्यूटी। पेटेंट एम्बिग्यूटी के लिए है 93, एंड जो लेटेंट्स हैं वो है 94 95 में। अभी सेक्शन 93 क्या हो गया है? 96 इन न्यू एविडेंस एक्ट। Section 13. Court shall presume the legality of e-record under Indian Evidence Act when the same is 5-year-old. B is the answer. Repeat question, ditto question. How many times they have asked? This is section 90A of Evidence Act 1872. अब न्यू प्रोविजन कहाँ चला गया है? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन हो गया है अब ये 93। Section 14. To determine the relationship between two individuals in a court proceeding whose opinion would carry weight. तो देखिए सेक्शन कौन सा है ये है सेक्शन 50 ऑफ एविडेंस एक्ट। और वहां पर क्या लिखा हुआ है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस चाहिए, या फिर एनी पर्सन प्रेजेंट ड्यूरिंग इंसिडेंट, या फिर जज, या फिर एक्सप्रेस बाय दोज विद स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। डी इसका आंसर रहेगा। और ये न्यू एविडेंस एक्ट में कहाँ चला गया है सेक्शन? नाउ दिस इज सेक्शन 44 इन न्यू एविडेंस एक्ट। Next is 15. During the course of trial, Mr. X is summoned to merely produce a crucial document. Can he be called in and subjected to cross examination during the trial? देखिए सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए बुलाया गया है, क्या उसको आप जो है ट्रायल में क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है सेक्शन 139 में, क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट अलाउड अनलेस ही इज फॉर्मली कॉल्ड एज अ विटनेस इन ट्रायल। ये बिल्कुल ठीक है। फिर है इमीडिएटली अपॉन, कैन बी क्रॉस एग्जामिनेड इमीडिएटली? नो। ओनली परमिसिबल इन दैट इफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय हिम डायरेक्टली चैलेंज्ड? नो। एट पॉइंट ड्यूरिंग ट्रायल टू क्लैरिफाई एनी डिस्क्रिपेंसी? नो। ए इसका आंसर रहेगा। इन न्यू एविडेंस एक्ट अब ये हो गया सेक्शन 144। नेक्स्ट 16. When any agreement is discovered to be void, any person who has received any advantage under such agreement is bound to restore it to the person from whom he received it. ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट इज ट्रू, पार्शली नहीं, फुली ट्रू है। ए इज द आंसर। इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 65 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ऑल्सो 144 ऑफ सीपीसी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है अप्लीकेबल हो जाती है ऐसे केसेस में। Next is 17. What type of contract is created when one party makes a promise in exchange for the other party's performance? Bilateral contract या फिर यूनिलेटरल? देखिए जब दो पार्टी है तो क्या होगा? तो बाइलेटरल ही होता है वो। तो ए इज द आंसर। यूनिलेटरल मतलब वन पार्टी ओनली। यू कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड मतलब साइन हो चुके हैं दोनों के, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। वर्ड आपको पता ही है। Next is 18. Which of the following proposition is correct as regard a contingent contract? A contract will not be contingent if the happening or non-happening of the contingency depend upon the will of a party. ये बिल्कुल ठीक है। फिर है the condition or contingency must be of a certain nature. देखिए वो अनसर्टेन होना चाहिए कि भाई हाँ होगा या नहीं होगा, तभी तो उसको मानेंगे। तो ये हो गया रॉन्ग। फिर द कॉन्टिजेंसी कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए और सी जो है वो ठीक है और बी रॉन्ग है, बट इसमें जो है मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। आंसर सबने इसमें ऑल ऑफ द अबव लगाया होगा बिकॉज इसमें दो ठीक हो रहे हैं, एक गलत हो रहे हैं। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी हुई होगी। और आप सेक्शन देखेंगे, अगर सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 31 से और 36 तक वहां लिखा हुआ है एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कभी होगा वो जहाज वो शिप वापस आएगा या नहीं आएगा, ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं ना उसमें इलस्ट्रेशंस। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, बट मैं कहूंगा कि बी जो है इज नॉट करेक्ट। दिस इज 19। What is the effect of section 17(1)(a) inserted by the Registration and Other Related Law Amendment Act 2001 in the Registration Act? The registration of agreement to sell has been mandatory या फिर agreement to sell mandatory only if evidence या delivery of possession, या फिर registration of agreement to sell is mandatory if the proposed purchaser want to seek protection under section 53A of TPA. C is the answer. Next is 20. In case of sale by description, if the goods do not correspond with the description given, तो the buyer, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ but serves the buyer purpose, यहाँ पर आप इसको सोचो कि ये ब्रैकेट्स में है, डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द बायर, और वो करस्पॉन्ड नहीं करे तो क्या है ऑप्शन उसके पास, वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है, बट सर्व्स द बायर्स पर्पस। अब इसको पढ़िए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बायर का जो पर्पस सर्व हो गया, पर उससे क्या मतलब कोरस्पॉन्ड तो नहीं कर, अब अगर सर्व हो रहा है, बायर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसका दो ऑप्शन है बायर के पास, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट का यहाँ पर कोई इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, तो ही कैन रिजेक्ट दी गुड्स, ये ऑप्शन उसके पास हमेशा रहेगा। ए इज द आंसर, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 21, the mother of an illegitimate child has the power to give the child in adoption only with the consent of putative father, no, उसकी consent without the consent of putative father, with the permission of the court, कोर्ट की परमिशन भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, बी इसका आंसर रहेगा। अब आप कहेंगे आप क्या बोल रहे हो कि कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, भाई उसका बच्चा है, क्यों चाहिए पर कोर्ट की परमिशन। एबीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर फादर नहीं है तो मदर कैन बी द नेचुरल गार्जियन, है कि नहीं। और इसी जो सब्जेक्ट मैटर है क्या कि भाई कोर्ट की परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर केस बताता हूं मैं आपको। एक केस है सुनील वर्सेस अनीला, केरला हाई कोर्ट की जजमेंट है। फिर है एक राज मुकुंद देव वर्सेस श्री जगन्नाथ जेनामनी, तो ये केसेस आप देख सकते हैं, इसी टॉपिक पर है ये केसेस, तो बी इसका आंसर रहेगा। Next is 22. The Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 is based on the following school of Muslim law. देखिए तो डिसोल्यूशन है वो किस पर बेस्ड है, वो हनाफी स्कूल पर है, ए इसका आंसर रहेगा। कई लोग मलीकी लगा के आए हुए हैं और आर्ग्यू भी करेंगे मलीकी है। देखिए जो मेंटेनेंस वाले प्रोविजन पे जो बाद में जो एक्ट बनाया गया था वो मलीकी पर है, लेकिन ये जो डिसोल्यूशन वाला है ये हनाफी पर ही है, आप इसे गूगल कर सकते हैं। Next is 23. In which of the following cases a firm is compulsorily dissolved? कब होगी? By the happening of an event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on. ये बिल्कुल ठीक है। फिर है by the death of a partner. अब देखिए a मतलब एक पार्टनर की डेथ होगी क्या डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर by the education of a partner मतलब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया ना, वहां लिखा हुआ है all but one, ठीक है ना, सब एक को छोड़ के सब जो है जिनकी डेथ हो या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गए तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो इसमें ए आंसर रहेगा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कहां प्रोवाइड किया गया है, इन सेक्शन 41 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, तो ए ही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 24. द प्रोविजन ऑफ हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट आर एप्लीकेबल टू द लैंड गिवन ऑन लीज फॉर रेजिडेंशियल और बिजनेस और ट्रेड। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो बिल्डिंग की डेफिनेशन है इन सेक्शन 2A ऑफ हरियाणा अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट, और एक है रेंटेड लैंड की इन 2F। तो जो बिल्डिंग की डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है एनी लैंड बट दैट लैंड शेल बी अपरटेंट टू दैट बिल्डिंग, ठीक है। अब 2F में लिखा हुआ है रेंटेड लैंड, उसमें लिखा हुआ है ओनली फॉर बिजनेस और ट्रेड पर्पस, रेजिडेंशियल की लैंड कैसे रहेगा, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया। आई वुड से इसका आंसर रहेगा बी। This is 25. As per section 24 of Punjab Courts Act, who presides over the principal civil court? देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, डिस्ट्रिक्ट जज, सी इज द आंसर। Next is 26. When one has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted to another to believe a thing to be true and made the other person to act upon such belief,
then neither he or nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself or such person or his representatives to deny the same. In the law of evidence, this statement of law is known as the principle of क्या बोलते हैं इसको एस्टोपल सी इज द आंसर सेक्शन 115 जो है इन्होंने पूरा लिख दिया यहाँ पे ये 115 ऑफ एविडेंस एक्ट. अब न्यू एविडेंस एक्ट में सेक्शन कहाँ चला गया है ये नाउ दिस इज सेक्शन 121 इन न्यू एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट इज 27. Further examination after cross examination of a witness by a party who has called him is termed as क्या बोलते हैं उसको मेन एडिशनल या फिर री एग्जामिनेशन. सी इज द आंसर. इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. न्यू एविडेंस एक्ट में सेक्शन हो गया है ये 142. नेक्स्ट इज 28. The court draws a presumption under section 112 of Evidence Act QA the legitimacy of a child born during the continuance of a valid marriage between the man and his wife or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried. देखिए उन्होंने वर्ड जो कुआ 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 इतनी जगह यूज कर दिया है. रिगार्डिंग ये की जगह यूज कर दिया, फिर ऑफ की जगह यूज कर दिया, फोर की जगह यूज कर दिया, कुआ लिख दिया यहाँ पे. किसके लिए है ये पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड के लिए. बी इज द आंसर. देखिए एक प्रिंसिपल है मैटर्निटी ऑफ चाइल्ड इज ए फैक्ट एंड पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड इज अ प्रिजम्पशन. ये आप जो है लाइन लिख लीजिए कहीं पर, कभी कोई मेंस एग्जामिनेशन देंगे तो आप ये लिखेंगे तो इट विल गिव यू अ एक्स्ट्रा मार्क. नेक्स्ट 29. फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज इंक्लूड facts of which judicial notice is required to be taken या फिर facts which have been admitted by the parties before or during the trial. अब देखिए जो सेक्शन 56 है ऑफ एविडेंस एक्ट का वहां क्या लिखा हुआ है facts of which the court will take judicial notice they need not to be proved. यही लिखा हुआ है वहां पर एक वर्ड यूज किया हुआ है will take. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने वर्ड क्या यूज किया रिक्वायर्ड, मतलब लेना ही पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू बी टेकन है, अभी लिया नहीं है. तो अगर आप उस विल को जो है रिक्वायर्ड की जगह लिख दिया इन्होंने तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट अगर समझ रहे हो तो उसका बोथ ए एंड बी है. बट कई लोग कहेंगे कि भाई रिक्वायर्ड है यहाँ पर तो वो उनको जरूरत है लेने की. और कौन से फैक्ट्स हैं वो लिखा हुआ है 57 में. अब जो नेक्स्ट वाला बी स्टेटमेंट है दिस इज सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट. तो अगर दोनों देखेंगे तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा. बट मैं कहूँगा कि जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है कि भाई जुडिशियल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन, जो वर्ड यहाँ पर इन्होंने रिक्वायर किया है यहाँ पर यूज, ये यहाँ पर विल अगर करते तो विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस तो वो तो डायरेक्टली आंसर हो ही जाता फिर बोथ. बट मैं कहूँगा कि थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल कंफ्यूजिंग कर दिया यहाँ पर. सी कैन बी द आंसर. अब इन न्यू एविडेंस सेक्शंस कहाँ चले गए हैं ये. अब ये हो गया है 51 एंड 52 एंड दिस इज सेक्शन 53. Next is 30. A certified copy of a registered sale deed issued by the Office of Registrar under the Registration Act is a प्राइमरी तो होगा नहीं बिकॉज प्राइमरी तो ओरिजिनल नहीं चाहिए, सेकेंडरी हो जाएगा ये. बी इज द आंसर. तो इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज 31. False statement, rumor, etc. circulated with the intent to cause mutiny or offense against public peace is dealt under section 505. ये बिल्कुल ठीक है. 300 में क्या है मर्डर की डेफिनेशन, 299 में कल्पेबल होमिसाइड की, 351 में असॉल्ट की. अगर मान लो आपको सेक्शन नहीं पता, दो सेक्शन तो आपको पता ही होंगे 299 300, तो दो तो इसमें से आउट हो गए, बच गया 351. अब पहले फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, फिर उसके बाद असॉल्ट, ये आते हैं 349 50 और 51 में. तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि बच क्या गया फिर 505. तो ए इज द आंसर. इन न्यू आईपीसी सेक्शन कहाँ चला गया है ये. इन न्यू आईपीसी दिस इज सेक्शन 353. Next is 32. To constitute criminal conspiracy under section 120A of IPC, the minimum number of person is required. अब बताओ कितने चाहिए. एक, पांच या दो. ओनली दो. सी इज द आंसर. अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो हर बच्चे को पता है, रिपीट क्वेश्चन है. और इन न्यू आईपीसी सेक्शन कहाँ चला गया है भी ये. दिस इज सेक्शन 61 ऑफ न्यू आईपीसी. Next is 33. The right of private defense of property is not available against the offense of किसके खिलाफ नहीं मिलता.
क्रिमिनल ट्रेसपास पे है, क्रिमिनल मिसचीज पे है, थेफ्ट पर है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पर नहीं मिलता बिकॉज देयर इज टाइम टू रिकोर्स द पब्लिक अथॉरिटी। सो डी इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 97 ऑफ द आईपीसी। न्यू आईपीसी में सेक्शन कौन सा हो गया है ये? इन न्यू आईपीसी दिस इज सेक्शन 35। नेक्स्ट 34, who amongst the following can take a plea of ignorance of Indian law? अब इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इंडिया में है तभी बात कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन ले सकते हैं? नो। फॉरनर्स? नो नो। जहां भी जाओगे, जिस कंट्री में भी जाओगे, आपको ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ मुझे तो आपके रूल्स पता ही नहीं है, रेगुलेशंस पता ही नहीं है। अगर आप जा रहे हो तो उनके रूल्स रेगुलेशन पता कर लो। तो डी इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, है ना। इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट, ये लीगल मैगजीम आती है, कई बार आ चुकी है एग्जाम्स में भी। Next is 35. In a bustling market, two boys, Q and T, engaged in a heated argument that quickly escalated to a physical altercation. In the midst of the confrontation, Q, without any premeditation, pulls out a concealed blade and inflicted a deep cut on the face of T, resulting in a permanent scar on T's cheek. What offense Q guilty of? क्या किया उसने? परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस कर दिया। मतलब क्या है? वो ग्रीवियस हर्ट है। और किस चीज से किया? ब्लेड से। तो ब्लेड क्या है? ये एक डेंजरस वेपन है कि नहीं? तो यहाँ पर एक ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन होना चाहिए था, जो कि कहीं पर भी नहीं लिखा हो। सिंपल हर्ट तो है ही नहीं। बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट ये होगा नहीं, तो ग्रीवियस हर्ट ही इसमें लगाएंगे। डी इज द आंसर। बट अगर लिख करते ग्रीवियस हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन, है ना, तो वहां पर तो हो जाता है फिर ये आंसर। बट यहाँ पर हम डी ही लगा सकते हैं। पनिशमेंट कहाँ है ग्रीवियस हर्ट की? वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट पनिशमेंट इज 322, डेंजरस वेपन 326। 36, हाउ इज शारदा एक्ट बेटर नोन है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है। डी इज द आंसर। 37, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन? कब मनाते हैं? नवंबर 26 को। डी इज द आंसर। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। Next 38, in which year did नीति आयोग replace the planning commission? Replaced आना चाहिए, स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिखते हैं ये लोग। Anyways, answer is D 2015. Next 39, area of Andaman and Nicobar Island falls under the jurisdiction of which High Court of India? देखिए मैंने डीजीएस के टाइम पर एक जीके की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरा हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में ना सारा बताया था कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पर किसका जुरिस्डिक्शन है। तो वैसे भी ये रिपीट क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम्स में। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर है। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 40, which out of these institutions was the East India Company's earliest legal institution set up in India in 1726? तो 1726 का जो चार्टर आया था उसके अंदर उन्होंने मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश किए थे कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में, है ना। तो सी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद फिर बना दिया सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश करके फिर आए वो हाई कोर्ट्स। Next is 41. The presumption of death under section 108 of Indian Evidence Act, the person is shown to be not heard for a period of, कितना इजी क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, 7 years। बी इज द आंसर। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा बताओ? इन न्यू एविडेंस एक्ट सेक्शन कौन सा हो गया है अब? 108 इज नाउ 111 इन न्यू एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट इज 42, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इज कंक्लूसिव होती है? नो। ओपिनियन सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। नील या फिर नॉन? बी इज द आंसर। कोर्ट इज नॉट बाउंड। नेक्स्ट इज 43, if a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until both attesting witness have been examined to prove its execution, या फिर at least one attesting witness has been। वन ही चाहिए। बी इज द आंसर। इसके लिए आप देखिए सेक्शन 68 ऑफ एविडेंस एक्ट। न्यू एविडेंस एक्ट में हो गया सेक्शन ये 67। नेक्स्ट इज 44, ए कोर्ट डिफेंडेंट इन अ केस cannot be cross examined by another co-defendant under any circumstance, या फिर can be cross examined, या फिर can be cross examined by another co-defendant when their interests are adverse to each other। C is the answer। और ये रिपीट क्वेश्चन है हरियाणा के, जो मैंने सीपीसी की वीडियो डाली हुई वहां पर भी आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट इज 45, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट लाइज ऑन? इसके लिए देखिए आप सेक्शन 110, वहां क्या लिखा हुआ है? द पर्सन हु असर्ट्स
तो वही उस पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, तो सी इज द आंसर। ओनर टेनेंट तो ये कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया इन्होंने। इन न्यू एविडेंस एक्ट सेक्शन हो गया है ये 113। नेक्स्ट इज 46। ए मैरिड इन ईयर 1947 इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज। देखिए 1947 की बात है, मतलब 75 ईयर्स ऑफ मैरिज हो गई, ठीक है। अब मतलब कुछ तो ऐसा लिखते कि भाई चलो 1954 लिख दिया, 53 लिख दिया, तो समझ में आती चलो भाई हाँ कोई डाइवोर्स ले रहा है। क्या वो जिंदा भी होंगे आज के टाइम पे? कैन यू फाइल अ पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन नाउ? I would say no, because their chances of being alive is very very rare. But anyways, as per the law, देखिए आप जो है petition is not maintained. No, it is maintainable as it is immutable whether the marriage was solemnized before or after the commencement of the act. C is the answer. ये देखिए ये सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? Either party to marriage whether solemnized before or after the commencement of this act. जुडिशियल सेपरेशन के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है ऑलरेडी। सी इसका आंसर रहेगा। Next is 47. When a marriage has been dissolved by a decree of divorce under Hindu Marriage Act and no appeal has been preferred, the divorced person may marry again. After 1 month, immediately, कई लोग तो immediately कर लेते हैं। After 2 months, no. After expiry of 90 days. जो अपील का टाइम पीरियड एटलीस्ट उसको ओवर हो जाने दीजिए। तो डी इसका आंसर रहेगा। 90 डेज कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। Next is 48. As per Hindu Marriage Act, Spinda relationship extends to third generation inclusive in the line of ascent through the mother and fifth in the line of ascent through father. बिल्कुल ठीक है, ये एक्सक्लूसिव वाला नहीं है। 5 मदर नो, रिलेशन नो। ए इज द आंसर। डेफिनेशन ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 3F1 में। Next is 49. What is the position of a nominee under Hindu Succession Act 1956? देखिए नॉमिनेशन किस लिए करते हैं कि भाई आपकी डेथ के टाइम पर पैसा किसी जो आपने नाम दिया किसी का उसको मिल जाए, बट क्या वो पैसा उसका हो जाता है? नो। नॉमिनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट और प्रॉपर्टी बट होल्ड इट एज अ ट्रस्टी। बी इज द आंसर। ये बहुत सारे केसेस में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो ट्रस्टी की तरह काम करता है। ही वुड नॉट बिकम अ ओनर ऑफ दैट मनी अमाउंट और प्रॉपर्टी। सो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 50। Under the Hindu Succession Act, when a Hindu woman dies intestate, her property will be inherited firstly by her father, brother, mother, no, husband, son and daughter. D is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया? इन सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में। Next is 51. The landmark case of state of Andhra Pradesh versus R. Punniya is significant in the context of IPC. It specifically addresses the distinction between which section of IPC? 299 and 300, culpable homicide and murder. A is the answer. रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये। Next 52. Ria, a skilled artist, decided to test her abilities by creating exact replicas of high value currency notes using advanced printing technology. इसने क्या काम कर दिया? इसने फर्जी वाला काम कर दिया है ना। Unknown to her, these notes closely resemble genuine currency. After attempting to use these forged notes at the local store, Ria was apprehended by the police. Which offense is Ria likely to be charged with under the IPC? उसने क्या किया है? Counterfeiting currency notes, है ना। तो C is the answer. काउंटरफिट किया है। कई लोगों ने इसको काउंटरफिट वाले में देखा होगा, वहां तो लिखा हुआ है काउंटरफिट इंडियन कॉइन, है ना। बट काउंटरफिट इंडियन करेंसी भी लिखा हुआ है, करेंसी नोट्स। दिस इज मेंशन इन सेक्शन 489A ऑफ आईपीसी। न्यू आईपीसी में सेक्शन हो गया है ये 178। नेक्स्ट 53। लीगल एड टू अक्यूज एट स्टेट एक्सपेंस इज डेल्ट विद अंडर सेक्शन 304। ए इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन 2021 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट इज 54. Which section of IPC was struck down by the Supreme Court in Joseph Shine versus Union of India? Obviously adultery वाला सेक्शन था कौन सा? 497। A is the answer. Repeat question. नेक्स्ट इज 55. What are the two components of crime? या कंपोनेंट लिख दिया, अगर एलिमेंट भी लिखते तब भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स आर सेम थिंग। मेंस रिया एंड एक्टस रियस। सी इज द आंसर। अगेन रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट 56. In which House of Parliament does the Attorney General of India has the right to speak as well as participate in its proceedings?
कहाँ पर है? इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सी इज द आंसर। आर्टिकल कौन सा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का? आर्टिकल इज 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, क्वेश्चन वाली बात कहाँ पर लिखी हुई है? इन आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 57, आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज परमानेंट एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग। तो वो थे श्री BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। सी इज द आंसर। और देखिए मैंने जो जीके की मैं वीडियो बनाई थी उसमें सारा मैंने डिस्कस किया था डीजेस के टाइम पे भी। हरियाणा के टाइम पे मैं बना नहीं पाया था, बट डीजेस के टाइम पे बनाई थी। दैट वाज स्टैटिक लीगल जीके, तो वो तो सेम ही रहना है। नेक्स्ट 58, वेयर अ प्लेंटिफ इज अनअवेयर ऑफ द फ्रॉड perpetrated अपॉन हिम, फ्रॉम which date would the period of limitation begins? It does not affect the limitation period, या फिर limitation period will begin from the date of knowledge हुआ the fraud। जब उसको फ्रॉड उसकी नॉलेज में आया था तब से। और यहाँ पर सेक्शन कौन सा लग जाएगा? सेक्शन 17 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 59, फ्रॉम विच डेट वुड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? डेट फिक्स्ड फॉर इट्स परफॉर्मेंस, या फिर इफ नो डेट इज फिक्स्ड व्हेन द प्लेंटिफ हैज नोटिस ऑफ द परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज्ड। बोथ हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, सी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 54 ऑफ द स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट 60, आर्टिकल 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट deals with extension of prescribed period, no exclusion of time of proceedings bona fide in court without jurisdiction। B is the answer। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 61, according to section 29 of civil procedure code, the term judgment encompasses only decrees of appellate courts या फिर strictly decision related to declaratory relief? No, the statement given by the judge on grounds of decree or order। C is the answer। डायरेक्ट क्वेश्चन है, again I would say this is also a repeat question। Next is 62, regarding the doctrine of forum non convenience। अब forum non convenience का मतलब क्या होता है? This maxim relates to a jurisdiction, मतलब जहां कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है वो भी, और जहां पर चूज किया गया जुरिडिक्शन है, तो एक कोर्ट जो है उस केस एक कोर्ट एक केस को स्टे कर सकता है, उसको लगता है कि भाई जुरिडिक्शन जो है वहां दूसरी कोर्ट में प्रॉपर था। दिस इज कॉल्ड एज फोरम नॉन कन्वीनियंस। क्या ये इज solely based on the convenience of the plaintiff? No, allows the court to refuse to exercise jurisdiction if more appropriate forum is available to safeguard the interest and convenience of the parties। बिल्कुल ठीक है, ये बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 63, which out of the following section of CPC relates to the power of restitution of civil court? बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा। सेक्शन 144, बी इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन अगेन। जो लोग लॉ एंड जीके पे पहली बार देख रहे हैं या आंसर की पहली बार देख रहे हैं, तो इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जितने भी आज तक मैंने वीडियो डाले हैं एक बार जरा नजर जरूर मार लेना, उन पर थोड़ा सुन लेना। आपको भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक कहाँ से रिपीट हुआ है। आपको लग रहा हो कि मैं हर क्वेश्चन में ऐसे ही बोल रहा हूँ रिपीट क्वेश्चन, हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, मैं बता ही नहीं था सेक्शन। तो आप वीडियोज देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट 64, where any property is ordered to be sold by public auction in execution of a decree, which of the following is false regarding the proclamation of the intended sale? Such proclamation can be drawn up without giving notice to the decree holder and the judgment debtor। No, ये गलत है, नोटिस देना पड़ेगा। ये है आफ्टर गिविंग नोटिस, ठीक है। और ये प्रोवाइड कहाँ किया गया है? इन ऑर्डर 21, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है ऑब्वियसली। रूल कौन सा है? रूल है ये 66, देख लीजिए बिल्कुल लिखा हुआ है वहां पर ये चीज। फिर है सच प्रोक्लेमेशन शैल स्टेट द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ सेल, ये बिल्कुल ठीक है। शैल स्पेसिफाई एनी इनकम्बेंस टू विच प्रॉपर्टी इज लायबल, यस। अब सच प्रोक्लेमेशन शैल स्टेट वेदर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड वुड बी सफिशिएंट टू सैटिस्फाई द डिक्री। नो, ये नहीं लिखा हुआ। कई लोग आर्ग्यू करेंगे हाँ जी ये लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ लो, वहां पर लिखा हुआ है ए पार्ट। जब पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी की बात है उसके लिए लिखा हुआ है ये, तो मैं कहूंगा कि ए बी ठीक आंसर होगा इसमें, और डी बी आंसर होगा। डी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ए इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है ना। ये ठीक नहीं है डी। आप ध्यान से देखो, अगर आप उस चीज को छोड़ रहे हो तो उस चीज को आप छोड़ कैसे सकते हो, ये बताओ ना। वहां पर जो अगर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी अगर है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, तो उसके लिए मेंशन करना है। यहाँ देखा ना, वेदर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड वुड बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री, ये नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए, ये रूल 66 है ना,
और क्या लिखा हुआ है, वेयर प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड और वेयर अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी सफिशिएंटली टू सेटिस्फाई द डिक्री सच पार्ट, लिखा ना सच पार्ट। जो प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड है वो आपने मेंशन करनी है एक्यूरेटली, वो कौन सी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। बट जब पार्ट में है, अगर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री सच पार्ट, उस सिर्फ उस सच पार्ट के लिए है, ये फुल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। Economic such program shall draw up after notice to the decree holder and judgment debtor and shall state the time and place, बिल्कुल ठीक है, and specify as fairly and accurately as possible, क्या प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड तो बेचनी है वो, और वेयर अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री सच पार्ट, तो वो मेंशन करना है, ठीक है ना। फुल प्रॉपर्टी के लिए जो है ये लिखना जरूरी नहीं है कि भाई हाउस सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो एन डी आर फॉल्स और दे आर दी आंसर। नेक्स्ट 65, ए चार्ज विद ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विदाउट अ टिकट। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, अरे भाई रिपीट क्वेश्चन उसी पर ही रहेगा, ऑन हिम, बिकॉज वो उसकी नॉलेज में है, स्पेशल नॉलेज में है। सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल एंड दिस इज इलस्ट्रेशन इन दैट सेक्शन। नाउ इन न्यू एविडेंस एक्ट ये हो गया है सेक्शन 109। नेक्स्ट 66, द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया विल बी नोन एज, उसका नाम क्या कर दिया गया है बदल के, पुरातन सदन नहीं, संविधान सदन, बी इज दी आंसर। सेंट्रल विस्टा का जो नाम जो है, नई संसद है जो, उसको संसद भवन ही बोलेंगे, पुरानी संसद को क्या बोलेंगे, संविधान सदन। नेक्स्ट 67, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड विद LGBTQ राइट्स और सेम सेक्स मैरिज। अब देखिए, नवतेज सिंह जौहर सबसे पहले ध्यान में आता है, हाँ जी ये तो था। अब ये केएस पुत्तु स्वामी के राइट टू प्राइवेसी पर है, आधार वाला केस था ये। और ये शफी जहां वर्सेस केएम अशोकन, ये तो सेम सेक्स मैरिज वाला तो केस था नहीं, ये मैरिज पर था कि भाई सबको अपना राइट है अपना पार्टनर चूज करने का। ये नबम राबिया केस, ये एंटी डिफेक्शन पर था। तो आई थिंक इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे गलत पूछ लिया कि ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा केस है, तो वो सिर्फ सी ऑप्शन नहीं बनता है यहाँ पे ये, तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट 68, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कोवर्ट विच इंडिया गिफ्टेड टू वियतनाम। तो क्या गिफ्ट किया है, INS कृपाण, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 69, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो कौन से एक्ट से हुई है सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन, रेगुलेटिंग एक्ट से, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 70, फ्रॉम वेयर हैव द प्रोविजंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन, कहाँ से लिए गए हैं, DPSP लिया आयरलैंड से, फंडामेंटल ड्यूटीज ली रशिया से, और ये कहाँ से लिया है फिर, जर्मनी से इमरजेंसी, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 71, whom the following is are not competent to enter into a contract। माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड नो, पर्सन disqualified by law, no, all of the above, D is the answer। section 11 of contract will be applicable। next 72, when the consent of an agreement is obtained by undue influence, the agreement is voidable at the option of either of the parties to the agreement, a party whose consent is so obtained या फिर party who obtained the consent। वोटेबल कौन करवाएगा, हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड, बी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है, इन सेक्शन 19A ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 73, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट अंडर ए मिस्टेक कुआ, यहाँ पर ये ऑफ लिख सकते थे ना यहाँ पे, बट कुआ कर दिया, हर जगह उन्होंने कुआ घुसा दिया है। ए मैटर ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट इज सो एंटर्ड इज, क्या होगा वो। अब मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्यों, इन्होंने हेडिंग लिख दी यहाँ पर, हेडिंग ऑफ द सेक्शन 20 है ना, तो वो क्या है, वॉइड है। बट प्रोविजन के अंदर क्या लिखा हुआ है, विच इज एसेंशियल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टू द एग्रीमेंट, है क्या नहीं, विच इज एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, उस मैटर ऑफ फैक्ट पे दोनों मिस्टेक है तो वो वॉइड हो जाएगा। बट मैं कहूँगा कि अब अगर उसको जनरली आंसर करेंगे तो वॉइड ही लगाना है, वॉइड ही होना चाहिए। नेक्स्ट 74, X sends an insured parcel to Y. The parcel is not delivered. Y cannot claim the amount from the insurance company because there was no privity of contract। ये ठीक तो है, बट
can enforce as a constructive trust is created in his favor. B is more appropriate. B is the answer. ऐसे तो फिर जिसका वो इंश्योरेंस है तो ऐसा कोई क्लेम ही नहीं कर पाएगा। भाई मैंने पार्सल भेज दिया, ए कहता जी मैंने सामान भेज दिया, बी कहता मेरे को पहुंचा ही नहीं है। अब नुकसान किसका हुआ, ए का या बी का? ऑब्वियसली बी का हुआ है, तो कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट उसके फेवर में बन गई जब उसका सामान आ रहा है, तो वो ले ही सकता है फिर तो। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 75, ए हु इज अ माइनर बोरोज मनी फ्रॉम बी आफ्टर बिकमिंग एन एडल्ट। ए हु इज माइनर बोरोज मनी फ्रॉम बी, मतलब माइनॉरिटी में उसने बी से पैसे ले लिए। After becoming an adult, he repays the amount of the loan and after some days he institutes a suit against B for the recovery of money so repaid. अब देखिए इसमें सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है बोरोज। बोरोज का मतलब उसने उधार लिए हैं, तो रिपे तो करने पड़ेंगे। माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, सबको पता है, हाँ जी पता है। Which one of the following option is correct as to the result of a suit? A will succeed in recovering money, क्या A सक्सीड कर जाएगा? अकॉर्डिंग टू मी वो नहीं कर पाएगा। A will not succeed in recovering money as the minor contract is illegal, नहीं wrong है। Not succeed in recovering money as repayment was valid। अब आप ये एक बात देखिए, मोहरी भी वर्सेस धर्मदास घोष का जो केस है प्रीवी काउंसिल डिसाइड किया, इसमें क्या लिखा था? उसमें कहता है जी पैसे जो हैं वो वापस दिलवा दो। वहां पर ये बोला गया था कि अगर पैसे उसके पास हैं तो आप ले सकते हो, ठीक है, मतलब आपका राइट तो है ना वहां पर पैसे लेने का, आपका राइट खत्म तो नहीं हुआ। रेमेडी नहीं है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वाज void ab initio. You do not have remedy to file a suit against that minor to recover the money. However, your right is indefeasible. आपका राइट जो है डिफीट नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज उसने पैसे वापस कर दिए आपको गलती से। उसको बाद में पता लगा कि इसने बताया कि हाँ हाँ अरे तुमने गलत कर दिया, तूने तो मोहरी बीवी धर्मदास घोष वाला केस तूने पढ़ा ही नहीं था, है ना। अब एक काम कर पैसे वापस ले ले, और उसने पैसे कब दिए? मेजर होने के बाद दिए हैं वापस। तो मैं कहूंगा कि वो सक्सीड नहीं करेगा बिकॉज रिपेमेंट वाज वैलिड। सो सी इज द आंसर। लीजली वर्सेस शील्बी अगर आपने पढ़ा हो केस, तो उसमें एक चीज बोली गई थी, क्या बोला गया था? रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस, है ना। जब रीपेमेंट हो गई है वहां पर, और लिमिटेशन एक्ट में भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारे केसेस हमने पढ़े हैं कि भाई जहां पर रेमेडी बार है बट राइट तो एग्जिस्ट करता है, राइट तो वो पैसे कभी भी ले ले अपने, उसको जब मिल गए हैं तो वो अब वो वापस क्यों देगा पैसे? पैसे तो उसी के थे ना। तो सी इसका आंसर होना चाहिए। इक्विटी, रूल ऑफ इक्विटी विल आल्सो बी इन फेवर ऑफ बी। नेक्स्ट 76, in a case of bribery the conversation between the accused and the police decoy was tape recorded. It was sought to be given in evidence and was objected to being a statement given to the police. Decide. The recording क्या inadmissible हो जाएगी? No. The dialogue between the accused and police forms part of res gestae, hence relevant and admissible. B is the answer. इसके लिए आप केस देखिए, R.M. मलखानी केस है ना, वो टेप रिकॉर्डिंग और res gestae पर ही है, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये। B is the answer. res gestae सेक्शन कौन सा है? 6 of Evidence Act. Next 77. A is accused of a child's murder. The following evidence came to light. An hour before the murder, A went to the place of murder with the child. फिर A alone returned home. Color of A shirt was blood stained. तो ये सब क्या है? These all are direct evidence है, no real है, no secondary, no. These all are circumstantial evidence. B is the answer. Next 78. In which of the following cases the court may raise presumption under section 114 of the Indian Evidence Act that a man in possession of stolen goods after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen. बिल्कुल ठीक है ये। That judicial and official acts have been regularly performed. Yes, बिल्कुल ठीक है ये। That evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person withholding it. ये बिल्कुल ठीक है, सारे ठीक हो जाएंगे। All of the above. These all are illustrations in section 114. Next 79. Consent under Indian Contract Act means agreeing to the same thing in the same sense. A is the answer. So क्या बोलते हैं इसको? Consensus ad idem, है ना, agreeing to the same thing in same sense. A is the answer. Next is 80. Prospectus of a company issued for subscription of its share is, क्या है ये? Invitation to make an offer. Invitation है ये। B is the answer. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट इज 81 इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद इलेक्शन। अब इलेक्शन वाले जो है वो सारे अमेंडमेंट में है सेक्शन 171 में, तो यहाँ पर 171 वाला एक ही है एच, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 82 व्हाट शुड बी द एज ऑफ माइनर टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। बताओ, रिपीट क्वेश्चन है या नहीं है, आपने कहीं देखा है क्या नहीं देखा, पहले क्वेश्चन बहुत जगह देखा है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो 16 ईयर मेल के लिए है और 18 फीमेल के लिए है, सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है किडनैपिंग के लिए? 359, 60 एंड 61। न्यू आईपीसी में सेक्शन कहाँ चले गए हैं ये? दिस सेक्शन 137 इन न्यू आईपीसी। नेक्स्ट इज 83 इन क्रिमिनल ट्रायल जनरली द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन, किस पर होता है? प्रोसिक्यूशन पर, बी इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है ये तो। नेक्स्ट इज 84 द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंडराइटिंग हैज बीन डेल्ट अंडर सेक्शन। रिपीट क्वेश्चन, हरियाणा में ही पूछा जा चुका है पहले। 311 ए, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 85 CJM has power to impose imprisonment up to 7 years and fine. A is the answer. सेक्शन 29 CRPC देख सकते हैं इसके लिए। Next is 86 if a person of unsound mind wishes to abandon a part of the claim, what would be the correct procedure to be followed? He can personally, through his advocate, file application no affidavit of the next friend and with the leave of the court, and also certificate of the pleader that the abandonment is for the benefit of the unsound mind. So both B and C, D is the answer. और कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 2 में। नेक्स्ट इज 87 अंडर ऑर्डर 7 रूल 11D which of the following situation does not fall within the ambit of barred by law? ऑर्डर 2 रूल 2 एस जुडिकाटा, ये बार्ड बाय लॉ है, जुडिक्शन नहीं है, लिमिटेशन है। तो पूछा डज नॉट फॉल, तो कौन सा आएगा? ज्यूरिसडिक्शन, बी इज द आंसर। अब आप सोचोगे कि ये क्या कह रहे हो सर आप, तो ज्यूरिडिक्शन क्या बार्ड बाय लॉ नहीं है? नो। ज्यूरिडिक्शन पर क्या होता है? रिटर्न ऑफ प्लेंट होती है एज पर ऑर्डर 7 रूल 10। अगर प्रॉपर कोर्ट नहीं है तो कोर्ट क्या करता है? उसको रिटर्न कर देता है ना, रिजेक्ट नहीं करता है। तो बी इसका आंसर आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज 88 ए डिफेंडेंट टू अ सूट अगेंस्ट हुम नो रिलीफ इज क्लेम्ड इज कॉल्ड प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, बी इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज 89 द सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड एज वेल एज 2002 वर हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन द केस ऑफ, कौन से केस से रिलेटेड है ये? सलेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज 90 Order 1 Rule 10 deals with substitution, addition, striking out, all of the above, D is the answer. Next is 91. Whom is the following females does not have capacity to individually adopt under Hindu Adoption and Maintenance Act? Unmarried female कर सकती है adopt? हाँ जी कर सकती है। Widow yes, divorcee yes. A married female को जो है हस्बैंड की परमिशन चाहिए, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकती वो, तो ए ही इसका आंसर रहेगा। कैपेसिटी ऑफ फीमेल टू अडॉप्ट कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 8 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। नेक्स्ट 92 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? इट डिसॉल्व्स द मैरिज? नो, इट डजंट डिसॉल्व द मैरिज एंड मैरिज सबसिस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। मेयरली सस्पेंड्स कोहैबिटेशन, बोथ बी एंड सी, डी इज द आंसर। सेक्शन 10 है जुडिशियल सेपरेशन के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में। Next 93 a court can modify very rescind an order under section 25 of Hindu Marriage Act. 25 क्या है? मेंटेनेंस का सेक्शन है ना? तो all of the above, D is the answer. Next is 94 an adoption validly made under the provisions of Hindu Adoption and Maintenance Act can be cancelled by the adopter या फिर natural parents। कौन कैंसिल कर सकता है? Both A and B? No, neither A nor B, D is the answer. Once an adoption made validly, it cannot be cancelled। कहाँ लिखा हुआ है सेक्शन? It is mentioned in section 15 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Next is 95 when two persons are descendants of a common ancestor but by different wives, they are said to be related to each other by,
हाफ ब्लड या फिर फुल ब्लड, दे आर हाफ ब्लड। अगर कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट हस्बैंड्स है तो वो होता है यूट्राइन ब्लड। ए इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 3C ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 3E ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 96, सेक्शन 87 ऑफ CRPC ऑथराइजेज इशुएंस ऑफ वारंट इन लिeu एंड इन एडिशन टू समन्स। तो बोथ हो गया, सी इज द आंसर, डायरेक्ट प्रोविजन से ही क्वेश्चन है। न्यू CRPC में हो गया सेक्शन ये 90। नेक्स्ट इज 97, अंडर सेक्शन 107 ऑफ CRPC, in what circumstances an executive magistrate require a person to execute a bond for keeping the peace? Only when a breach of peace has already occurred, या फिर only when the person has a criminal record, या फिर when the executive magistrate receive information that such person is likely to commit a breach of the peace and disturb the tranquility and there is sufficient ground for proceeding. C is the answer. और कितने साल का बॉन्ड लेता है 107 में? फॉर 1 ईयर। कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इन न्यू CRPC सेक्शन हो गया है ये 126। This is 98. What is the time limit for sending a woman alleged to be a victim of rape for medical examination as per section 164A1 of CRPC? कितना? That is 24 hours. A is the answer. In new CRPC, this is section 184. This is 99. According to section 172(2) of Criminal Procedure Code, for what purpose can any criminal court use the police diaries in a case under inquiry or trial? As primary evidence, या फिर evidence as against the accused, या फिर not as evidence in the case but to aid in inquiry or trial? C is the answer. In new CRPC ये हो गया section 192. Next is 100. Who amongst the following cannot give an order to disperse an assembly by use of civil force? तो इसके लिए देखिए आप सेक्शन 129 ऑफ CRPC। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर पुलिस ऑफिसर नॉट विद द रैंक ऑफ SI। तो कौन नहीं दे सकता ऑर्डर? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। C इज द आंसर। इन न्यू CRPC दिस इज सेक्शन 148। नेक्स्ट 101, द CPC एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, या फिर होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर? नो, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। C इज द आंसर। Next 102, a bundle of essential facts necessary for the plaintiff to prove। ये बिल्कुल ठीक है। An important subject of litigation, ठीक है। Point of question, yes, all of the above, D is the answer. Next 103, the contract was entered into between A and B in Hyderabad, performance occurred in Pune। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हैदराबाद में, परफॉर्मेंस हुई है पुणे में, एंड द ब्रीच कहाँ हो गया? नागपुर में। ठीक है। द प्लेंटिफ ए रिजाइड्स इन दिल्ली। प्लेंटिफ कौन है? ए, जो कि रहता है कहाँ पर? दिल्ली में। विशेज टू फाइल सूट अगेंस्ट बी हु रिजाइड्स इन पुणे। बी जो है पुणे में ही रहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स ए कैन नॉट फाइल सूट। तो प्लेंटिफ दिल्ली का है तो दिल्ली में फाइल नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। नागपुर में कर लेगा जहाँ ब्रीच हुई थी, पुणे में कर लेगा क्योंकि वहां पर परफॉर्मेंस हुई थी। हैदराबाद में भी हो सकता है बिकॉज वहां पर एग्जीक्यूट हुआ था। तो सी इसका आंसर होगा। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर पाएगा। इसके लिए देखिए आप सेक्शन 20 और ये वहां पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इन CPC। ऐसे 104, in a suit for breach of contract, the plaintiff did not appear on the date fixed for appearance. However, defendant appeared. Hence, the court dismissed the suit in default. An application for setting aside the order of dismissal was filed by the plaintiff, was rejected by the court. The remedy is available to the plaintiff against such rejection। तो क्या करेगा? तो डिसमिसल को सेट असाइड करने के लिए जो है ऑर्डर पास कर दिया गया। तो क्या वो अपीलेबल है? हाँ जी, वो अपीलेबल है। उसके खिलाफ जो है आप अपील कर सकते हो। और देखिए प्लेंटिफ कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। ये बिल्कुल ठीक है। कैन नॉट फाइल अपील या फिर कैन फाइल बोथ अपील एंड रिवीजन। रिवीजन क्यों होगा? रिवीजन कहाँ होता है? एज पर सेक्शन 115 ऑफ CPC। कहाँ पर? जहाँ पर एरर ऑफ जुरिडिक्शन हो, वो हाईकोर्ट रिवीजन करता है। तो ये तो होगा नहीं। कैन फाइल अ फ्रेश सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट, वो ऑप्शन भी नहीं है ना।
कैनॉट फाइल फ्रेश सूट। तो ए ही इसका आंसर रहेगा। इसके लिए आप देखिए ऑर्डर 43 रूल 1 क्लॉज सी वहां पर लिखा हुआ है, अगर डिसमिसल वाला जो है रिजेक्ट कर दिया है सेटिंग साइड के लिए एज पर ऑर्डर 9 रूल 9, तो आप जो है अपील कर सकते हैं। Next is 105, which of the following statement relating to CPC is incorrect? The court deals with procedure relating to the court of civil judicature, ये बिल्कुल ठीक है। Deals with some substantive rights, ये बिल्कुल ठीक है। Code is also a penal enactment dealing with punishments and penalty, बिल्कुल ठीक है। देखिए जहाँ पर ब्रीच ऑफ इंजंक्शन हुआ है या फिर अरेस्ट और डिटेंशन की बात है, और जहाँ पर मान सम्मन्स भेजे नहीं आया, तो वहाँ पर फाइन और पेनल्टीज का भी प्रोविजन है। तो नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट हो जाएगा, डी इसका आंसर रहेगा। ऐसे 106, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट द आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन अ जजमेंट ऑर्डर पास्ड बाय अ कोर्ट। तो ये कौन सा केस था? ये था दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सी इज द आंसर। ऐसे 107, हु कैन फ्रेम चार्ज अंडर सीआरपीसी, तो कौन करता है चार्ज फ्रेम? कोर्ट करेगा ऑब्वियसली, तो ए इसका आंसर रहेगा। ऐसे 108, जर्मनी बीट बेल्जियम टू विन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। 2023 का वर्ल्ड कप जो है कहाँ हुआ था? उड़ीसा भुवनेश्वर में। तो फाइनल मैच भुवनेश्वर में खेला गया था कलिंगा स्टेडियम में, तो ए इसका आंसर रहेगा। ऐसे 109, वेयर वाज 28th एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 हेल्ड, कहाँ हुई थी 28? इन दुबई, बी इज द आंसर। ऐसे 110, which out of the following countries has approached the International Court of Justice for genocide against Palestinian during Gaza conflict? It is South Africa, D is the answer. Next is 111, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रेस्क्राइब पनिशमेंट फॉर चाइल्ड मैरिज के लिए भी है, स्पिंडा के लिए भी है, और प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप के लिए भी है। ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 112, which section of Hindu Minority and Guardianship Act prohibits a minor to act as guardian of property of any minor? ये सेक्शन है ये 10, और यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये होगा नन ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। Section 13, which are the following sections of Hindu Succession Act mentions about the order of succession among heirs in the schedule? देखिए ये सेक्शन 6 डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपासनरी प्रॉपर्टी सब जानते हैं। 7 ये लिंगायत धारवाड़ ये सब वाला है। फिर 8 है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल। 9 है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एयर्स इन द स्केड्यूल, और 10 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग एयर्स ऑफ क्लास 1 इन स्केड्यूल। तो ये सेक्शन 9 है, और यहाँ देखिए ऑप्शन में 9 है ही नहीं, तो 9 आना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट होगा ऑब्वियसली। Actually, under 14, what is the effect of impotency developed during subsistence of a Hindu marriage? देखिए बाद में हुई है, then it will be a ground, it will give you a ground for divorce under section 13, but marriage would remain valid, उस टाइम तक जो है वो वैलिड रहेगी, ipso facto void या voidable नहीं होगी, तो ए इसका आंसर रहेगा। शादी के टाइम पर अगर इम्पोर्टेंसी थी तो voidable हो जाती है एज पर सेक्शन 12, void तो तब भी नहीं होती, तो ए इज द आंसर। Next is 115. Maintenance parentality under Hindu Marriage Act may be granted by the court to wife or husband as per section 18 of Hindu Marriage Act. So D is the answer to either wife or husband. Next is 116. Inquiries conducted by magistrate with a view to find out prima facie case. बिल्कुल ठीक, convict the accused, no authorized remand, no release, no. A is the answer. Next is 117. Which out of the following section of CRPC is related to juvenile jurisdiction? This is section 27. C is the answer. This is also a repeat question. Next is 118. The offense of theft under section 378 of IPC can be committed to, क्या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थेफ्ट कर सकते हैं? नो, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, बी इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार, तो कट ऑफ काफी हाई जाएगी। Next is 119. Under section 45 IPC, life denotes life of a human being, obviously, so A is the answer. In new IPC, this is section 217 of Bharatiya Nyaya Samhita.
1920, A gave a poison food to B with the intention to kill him. B ate one spoonful of poison food and kept it aside. C, who was sitting there, picked up the poison food and ate it. C died. Here, A would be guilty of क्या किया उसने मर्डर किया है C का. B is the answer. अब पूछो कैसे. Doctrine of transfer of malice would be applicable as per section 301. So B इसका आंसर रहेगा. Next is 121. Which out of the following countries grounded a chartered plane with 300 Indian over suspicion of human trafficking? तो कहाँ पकड़ लिया उनको? फ्रांस में ही. C is the answer. Next is 122. Which out of the following countries has asked India to withdraw its troops from its territory by 15th March 2024? तो मालदीव्स ने किया था. ऑब्वियसली इतना सब कुछ चल रहा है मालदीव्स के ऊपर. B इसका आंसर है. Next is 123. Which out of the following movies from India won Oscar for Best Documentary in the 95th Academy Awards held at Los Angeles? तो किसको मिला है? एलिफेंट विस्पर्स को. B is the answer. देखिएगा आप रो पड़ोगे देख के. एलिफेंट्स के बारे में मतलब इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मूवी से कम नहीं है. Next is 124. In October 2021, the CEO of Facebook अनाउंस द नेम चेंज ऑफ द कंपनी टू क्या किया उसने? मेटा. सी इज द आंसर. क्या बना रहे हैं अब? मेटावर्स. एक्स क्या था पहले? ट्विटर था, उसको अब एक्स कर दिया गया है. नेक्स्ट इज 125. व्हिच आर द फॉलोइंग टाइटल्स वाज रिनाउंस्ड बाय हैरी द यंगर सन ऑफ किंग चार्ल्स III एंड डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स इन अगस्त 2023? तो उन्होंने अपना हिज रॉयल हाइनेस जो टाइटल है वो त्याग दिया. तो ए इसका आंसर है. Who is he? वो ड्यूक हैं कहाँ के? ससेक्स के. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Haryana Judicial Services 2024 which was recently held on 3rd March 2024. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.